So hello students, my name is Parag Desle and I welcome you all in this lecture series on engineering thermodynamics. In the today's session हम तीन चार definitions देखेंगे जिसमें पहला है thermodynamic equilibrium क्या होता है, फिर quasi-static process क्या होती है, point function, path function and then we'll discuss zeroth law of thermodynamics, very important. ये जो चीज़ें हैं वो zeroth law of thermodynamics समझने के लिए हमें मदद करेंगी. तो इनको पहले देखते हैं, फिर at the end we'll discuss what is zeroth law of thermodynamics. So let us start with the thermodynamic equilibrium. तो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या? इक्विलिब्रियम वर्ड का हम जनरली मीनिंग समझते हैं कि भाई स्टेबल है चीज, कोई अनबैलेंस फोर्स या मोमेंट नहीं है, तो हम जनरल लैंग्वेज में उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं. लेकिन हम जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट नहीं है. देयर आर टू मोर इक्विलिब्रियम्स दैट आर टू बी सेटिस्फाइड. The first is, as I said, mechanical equilibrium. Then there is a chemical equilibrium, and third is the thermal equilibrium. So अगर thermodynamic equilibrium मुझे चाहिए तो मुझे first system mechanical equilibrium में होना चाहिए, then system chemical equilibrium में भी होना चाहिए, और and third is thermal equilibrium में भी होना चाहिए. तो पहले हम समझते हैं mechanical equilibrium क्या है. तो इसमें कीवर्ड क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर सिस्टम में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, क्या बोला मैंने? अगर सिस्टम में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तब सिस्टम क्या रहेगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा. मेरे को अनबैलेंस फोर्स नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन आपने देखा मेरे हाथ के ऊपर अभी टिका हुआ है, इज इट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? यस, इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स. क्योंकि अब क्या हो रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, नीचे से मेरा हैंड उसको सपोर्ट दे रहा है, तो रिएक्शन एंड एक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स. अगर मैं हाथ हटा देता हूं तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटी फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट विल कॉज द मोशन, दैट विल कॉज द मूवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. इन दैट केस इट विल नॉट बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये फॉल करता रहेगा. गेटिंग और नॉट? सो जब भी अगर ऐसा है, मैंने इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाया तो ये मूव कर रहा है, देखो. सो आई एम अप्लाइंग द अनबैलेंस फोर्स, सो देर इज अ मूवमेंट, एंड इन दैट केस देर इज नो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है. ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. सेकंड कंडीशन में वर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम. अब केमिकल इक्विलिब्रियम में कीवर्ड क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अगर सिस्टम में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है. फॉर एग्जांपल, इस रूम में अभी जहां पे मैं खड़ा हूं, अगर एक नाइट्रोजन का सिलेंडर मैं वहां पे लाता हूं, उस कॉर्नर पे, उस रूम के उस कॉर्नर पे लाता हूं और वहां पे फोड़ देता हूं, तो क्या होगा? वो नाइट्रोजन ओपन कर देता हूँ सिलेंडर को, तो क्या होगा? अंदर का हाई प्रेशर नाइट्रोजन उस सिलेंडर से बाहर आना शुरू करेगा. अब पहले 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में अगर ऑब्जर्व करेंगे सिस्टम को आप, तो उस रीजन में, उस कॉर्नर में, रूम के उस कॉर्नर में नाइट्रोजन का बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है. ज्यादा नाइट्रोजन उधर है, इधर नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं है क्योंकि इधर है नहीं सिलेंडर. अब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन उधर ज्यादा है, इधर कम है, तो देर इज अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, सो देर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अगर ऐसा है तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नाइट्रोजन उधर से इधर फ्लो होना नेचुरली शुरू करेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप वो बहना शुरू करेगा. तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम अभी नहीं है. अब आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप आएंगे इस रूम में, तो क्या हो जाएगा? जो नाइट्रोजन वहां पे हाई प्रेशर नाइट्रोजन उधर था, वो अब क्या हो जाएगा? पूरे रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कुछ घंटे बाद अगर आप सुबह सुबह उसने आपने ये किया, शाम को आप आए तो आप देख चेक करेंगे तो आपको रूम में किसी भी रीजन में जाओ तो नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है वो सेम मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा. तो कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अब नाइट्रोजन का, इधर नाइट्रोजन ज्यादा इधर नाइट्रोजन कम, ऐसा नहीं है. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अब 0 है, तो मतलब यहाँ पे अभी कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम है. तो पहला वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, दिस शुड बी 0, नो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन. केमिकल एलिमेंट्स जो है उस सिस्टम के, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन, रिएक्शन नहीं होना चाहिए. केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन. अगर ये सिचुएशन मैच कर रहा है तब उसे हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम में है. दूसरा कंडीशन हो गया. अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम. प्लीज नोट द वर्ड. इसको हम किसी अंडर पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंडर पढ़ रहे हैं.
तो थर्मोडायनेमिक और थर्मल एग्जैक्ट सेम नहीं है। थर्मल सिर्फ एक कंडीशन है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब हम उसको थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। उसमें तीसरी कंडीशन क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल में कीवर्ड क्या है? जैसे इधर अनबैलेंस्ड फोर्स है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, वैसे इधर टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तीसरा क्या है इसमें? टेम्परेचर ग्रेडियंट और डिफरेंस। अगर सिस्टम में टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब एक जगह पे टेम्परेचर ज्यादा है, सिस्टम की दूसरी जगह पे टेम्परेचर कम है, तो वहां से हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो करना शुरू करेगा। तो क्या होगा? देर इज अ हीट एक्टिविटी, हीट का मूवमेंट है उधर, तो उधर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो हो जाता है, दोनों सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, सिस्टम के अंदर सब जगह टेम्परेचर सेम है, तो वो क्या है? देर इज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम, सो देर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, तब वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो इफ द टेम्परेचर्स आर सेम, then there should not be any temperature gradient. Temperatures must be same. Temperature is a property which indicates internal energy of the system. Very important line. Temperature is the function of internal energy of the system. Internal energy means what? It is a combination or addition of all the molecular energies. Molecules की kinetic energy, molecules की potential energy, molecules की सारी forms of energy जो है उनको ऐड करके जो बनता है उसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जब सिस्टम को बाहर से हम एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है? उसका इंटरनल एनर्जी बदलता है, बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में ज्यादा मूव करते हैं, तो उनका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। वो इंटरनल एनर्जी अंदर बढ़ता है तो बाहर हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अंदर की इंटरनल एनर्जी बदल रही है, मतलब क्या? सिस्टम का टेम्परेचर बाहर हमें समझेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। इंटरनल एनर्जी ड्रॉप हो रही है, मतलब क्या? सिस्टम का टेम्परेचर कम है, कम हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है सिस्टम का टेम्परेचर, तो देर विल बी टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने का सवाल ही नहीं है। इन तीनों में से तीनों सिचुएशन एक ही टाइम पे अगर अवेलेबल है, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अगर टेम्परेचर सेम है लेकिन केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। टेम्परेचर सेम है, केमिकल रिएक्शन भी नहीं है, कुछ भी कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, लेकिन देर इज अनबैलेंस फोर्स, स्टिल इट इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? अनबैलेंस फोर्स का अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे केसेस में समझना है, फॉर एग्जांपल टरबाइन का ब्लेड है। टरबाइन अगर एक्सियल टरबाइन है, स्टीम टरबाइन फॉर एग्जांपल, उसका रोटर है, तो इन रोटर्स के ऊपर जो ब्लेड्स है, इनका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर फॉर एग्जांपल, देन व्हेन इट विल रोटेट, द इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स एंड इफेक्टिव अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट, दैट विल बैलेंस द सिस्टम। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, राइट? जब वो मूव करेगा तो, रोटेट करेगा तो। लेकिन आपका ब्लेड डिजाइन में कुछ गड़बड़ है, ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ है, इधर ये जो ब्लेड है इसका अंदर कुछ वॉइड्स है, उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इधर वेट कम है, इधर वेट ज्यादा है, तो ये जब रोटेट करेगा तो वो उस शाफ्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस कॉज करेगा, उसकी वजह से शाफ्ट इसेंट्रिसिटी क्रिएट करेगा, उसका इफिशिएंसी लॉस होगा, वगैरह वगैरह जो कुछ होगा। लेकिन उस केस में जब शाफ्ट रोटेट होगा तो उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता रहेगा। सो दैट इज नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो अगर तीनों एक ही समय पे अवेलेबल है, तीनों एक ही समय पे उपलब्ध है, तब हम बोलेंगे कि सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम में कोई भी एक इक्विलिब्रियम वॉइड होता है तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर सेम होना या ना होना ये चेक करना जरूरी होता है बहुत सारे केसेस में, जो हम आगे आगे आके देखेंगे। तो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन विल लर्न, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जो कीवर्ड्स मैंने है वो यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं। अनबैलेंस फोर्स ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड केमिकल रिएक्शन ये केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए है। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए है। एक ही समय पे तीनों रहते हैं तो हम उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। अब ये क्वाजीस्टैटिक वर्ड जो है, इसको अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें दो वर्ड्स है, क्वाजी स्टैटिक। क्वाजी मीन्स ऑलमोस्ट, क्वाजी का लिटरल मीनिंग क्या है? ऑलमोस्ट। और स्टैटिक मतलब इन इक्विलिब्रियम और नो चेंज। सो इक्विलिब्रियम सिग्निफाई करता है क्वाजी स्टैटिक, स्टैटिक। So if the system is almost in equilibrium every time, at all the times, if the system is in equilibrium during the process is called as quasi-static. अभी ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि प्रोसेस भी हो रहा है आपका और सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल हम लेते हैं। क्या करेंगे? एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेंगे जिसमें
ये सिलेंडर है जिसमें हमने गैस फिल किया हुआ है इसके अंदर और उसके ऊपर एक पिस्टन लगाया है। नाउ लेट्स से दिस इज अ पिस्टन, दिस इज अ मूवेबल फ्लेक्सिबल पिस्टन जो कि वेटलेस है, सिर्फ गैस को ट्रैप किया उसने। अब जब यहाँ पे गैस को उसने ट्रैप किया तो अंदर का प्रेशर थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, लेट्स से 5 बार। राइट नाउ द प्रेशर इज 5 बार। पिस्टन का पोजीशन थोड़ा मैं नीचे दिखाता हूँ, वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा है। अब मैं इस पिस्टन को यहाँ पे बनाए रखने के लिए ऊपर से भी मुझे 5 बार प्रेशर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये ऊपर चढ़ा जाएगा, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस फ्लो होना चाहिए, तो ये ऊपर उठेगा। तो उसको रोकने के लिए मुझे क्या लगेगा, ऊपर से ऐसा वेट डिजाइन करना पड़ेगा जिसका फोर्स वेट डिवाइड बाय परपेंडिकुलर एरिया का रेशो कितना आना चाहिए, 5 बार आना चाहिए। 5 बार इज व्हाट, प्रेशर ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने ऐसा वेट डिजाइन किया, यहाँ पे एक वेट लिया मैंने W, W ऐसा सिलेक्ट किया कि W डिवाइड बाय एरिया, दिस एरिया इक्वल्स 5 बार। यूनिट्स कन्वर्शन करके सब किया मैंने और W फाइंड किया। अब मैंने जैसे यहाँ पे W रखा, यहाँ पे अभी स्टेशनरी हो गया। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स नहीं है। जितना अंदर का प्रेशर है, नीचे से प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर लग रहा है, उतना ही प्रेशर ये वेट उस पिस्टन के ऊपर से लगा रहा है, +1 एटमॉस्फेयर ऐड करके सब कैलकुलेशन किया मैंने। अब ऐसे सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैं इस वेट को उठा देता हूं तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। इनिशियल स्टेट ये वाला है, इनिशियल स्टेट ये वाला है, और यहाँ पे मैंने एक स्टॉपर लगा दिया। इस सिलेंडर को एक स्टॉपर है, सॉलिड स्टॉपर है, जो इस पिस्टन को इसके ऊपर नहीं जाने देगा। जैसे मैं इस वेट को उठाऊंगा, इनिशियल स्टेट इसका प्लॉट कर लेते हैं हम। क्या करते हैं, लेट अस प्लॉट दिस ऑन पीवी डायग्राम। इनिशियल वॉल्यूम क्या है इसका, बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, और इनिशियल प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, 5 बार है। तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 5 बार। वॉल्यूम लेट से 1 मीटर क्यूब, कुछ भी वैल्यूज ले लो, यूनिट कुछ भी ले लो। ये इसका इनिशियल स्टेट है, दिस इज फर्स्ट। अब मुझे बताओ क्या करूंगा मैं, इस वेट को मैं उठाऊंगा यहाँ से, क्या हो जाएगा बताओ मुझे। जैसे ही वेट को उठाता हूं मैं, तो ये गैस एक्सपांड करेगा, इसको ऊपर ढकेलेगा, वर्क देगा। इसको ऊपर क्यों ढकेलेगा, क्योंकि लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस जाना चाहेगा, ठीक है ना, एक्सपांड करेगा वो। तो ये ऊपर उठेगा और इस वाले स्टॉपर्स को जाके हिट करेगा। तो फाइनल पोजीशन यहाँ तक आएगा। वॉल्यूम समझो 1 मीटर क्यूब था, तो 3 मीटर क्यूब बन गया। तो वॉल्यूम 1 से कितना पहुंच गया, 3 मीटर क्यूब जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वहां तक पहुंच गया। और उस वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। लेट से टू बार तक आ गया प्रेशर, तो 2 बार एंड 3 मीटर क्यूब, ये आपका फाइनल स्टेट आ गया, स्टेट नंबर 2। ये करने के लिए मैंने क्या किया था, पिस्टन को उठाया था, तो उसने कुछ वर्क देगा मुझे, तो ये एक्सपेंशन होगा, तो ये पाथ उसने फॉलो किया था, ये प्रैक्टिकल पाथ हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस 1 to 2 जो है एक्सपांशन प्रोसेस मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। अब इस सिमिलर प्रोसेस हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे इसमें। क्या चेंज करेंगे भाई, सेम पिस्टन सेम स्टॉप्स एवरीथिंग इज सेम। अब हम क्या करते हैं, लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट। सेम सिलेंडर साइज है, सेम पिस्टन है, सेम जगह पे है, पहली जगह जहाँ पे 1 मीटर की वॉल्यूम था। अंदर का प्रेशर भी सेम है, इनिशियल P1 इज 5 बार, वॉल्यूम इज V1 इज 1 मीटर क्यूब। हियर ऑल्सो वॉल्यूम वॉज 1 मीटर क्यूब, P1 वॉज 5 बार। सब कुछ इनिशियल सेम है। हमने यहाँ पे भी स्टॉपर लगाया, चलो लगा देते हैं स्टॉपर। यहाँ पे भी हमने सेम लोकेशन पे स्टॉपर लगाया, मतलब वो 3 मीटर क्यूब तक ही एक्सपांड होगा। लेकिन ये जो वेट हमारे पास था, इसका हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल 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 स्लाइसेस में उसको डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, इस वेट को काट दिया, इसे स्लाइसेस में डिवाइड किया। जैसे बटर की ब्रेड की स्लाइस होती ना, वैसी ब्रेड की स्लाइस जैसे मैंने उसको काट दिया, उस वेट को। वेट उतना ही है, लेकिन उसको मैंने क्या कर दिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लाइस में काटा। इतना छोटी छोटी है कि मैं इमेजिन नहीं कर पाऊंगा, इतनी छोटी है, ऐसे समझो, ठीक है। अब ये इनिशियल सिचुएशन है, 1 पॉइंट यहाँ पे आएगा, अभी भी 1 पॉइंट वहीं पे है। अब मैं जब इसको यहां से मैं एक छोटा सा स्लाइस उठाऊंगा तो क्या होगा बताओ मुझे। जैसे ही मैं छोटा सा स्लाइस उठाऊंगा, अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, इधर का वेट कम हो गया, तो ये उसको ऊपर ढकेलेगा, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में ढकेलेगा। इतने स्मॉल अमाउंट में ढकेलेगा कि मॉलिक्यूल को पता भी नहीं चला कि उसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ चुका है। मतलब क्या, ये यहां से अब इधर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, प्रेशर थोड़ा ड्रॉप हुआ, लेकिन इतने स्मॉल क्वांटिटी में हुआ है कि वो मॉलिक्यूल को पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। मतलब मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम, मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम, स्टिल वी आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस। लेकिन हम प्रोसेस इतने धीमे कर रहे हैं, इतना इनफाइनाइटली स्लो रेट से कर रहे हैं कि उन मॉलिक्यूल्स को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके साथ कुछ हो रहा है, उनको हम बेवकूफ बना रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइस जब मैं उठाऊंगा, तो अगेन मैंने इतना कम क्वांटिटी का मास उसमें से रिमूव किया है कि पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आया, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा है, प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूल्स को कुछ पता नहीं चला।
एक पॉइंट प्लॉट हो चुका है, लेकिन ये पॉइंट भी अभी ऐसा इतना स्मॉल चेंज हो चुका है कि वो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में ही था, कुछ बदला ही नहीं उधर, कोई भी अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हुआ ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लगा नहीं, हुआ है लेकिन वो बहुत स्मॉल है। ऐसा अगर मैं करता जाऊंगा धीरे 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 धीरे, इतना इनफाइनाइटली स्लो रेट से जाऊंगा कि इनको मैं अगले 1000 साल में कंप्लीट करूंगा इस प्रोसेस को, जो मैंने एक चंद मिनटों में कंप्लीट हुआ था, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्लाइसेस मैंने किए हैं कि आने वाले हजारों सालों में ये प्रोसेस में कंप्लीट करने की प्लानिंग है मेरी, इतने स्लो कर रहा हूँ। तो आफ्टर 1000 ईयर्स मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, कुछ ना कुछ पाथ ट्रैक करके मैं धीरे 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 स्टेट चेंज करते पॉइंट 2 तक, ये स्टॉपर तक हिट करूंगा, तब आएगा पॉइंट नंबर 2। अब मैंने ये जो प्रोसेस परफॉर्म किया, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वाजी-स्टैटिक, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है, ये ग्रीन लाइन जो दिखाया है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने इक्विलिब्रियम स्टेट्स को ही मेंटेन किया है, हमने ऐसा अनबैलेंस कुछ भी होने नहीं दिया, इनफाइनाइटली स्लो रेट से किया। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, इट इज अ इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस इन विच ईच स्टेट एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो आ रहा है, हर स्टेट क्या है, इट इज ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम, ऑलमोस्ट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, देन सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस, ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, which is not possible practically. Common sense. Next conclusion क्या है इसका, quasi-static process is a hypothetical imaginary process which is not practically possible. क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, फिर हमारे सिलेबस में या हमारे अंडरस्टैंडिंग में इसको क्यों लाना है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं कोई लॉस होने की संभावना कम कर देता हूँ, लॉसेस कम होने की संभावना, या आइडियल वे ऑफ डूइंग दिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल, रिवर्स्ड नहीं, रिवर्स्ड का अर्थ अलग है, रिवर्सिबल का अर्थ अलग है, हम यहाँ पे रिवर्सिबल बात कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों हम इसको रिवर्सिबल बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्सिबल स्पेलिंग देख लो भाई, गलत सही हो सकता है। रिवर्सिबल मतलब क्या, अब मैं क्या करता हूँ, जितने मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो जो वेट के जो स्लाइसेस किए थे, अब मैं एक एक रखना शुरू करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो यहाँ पे पिस्टन आ चुका था ना भाई हमारा, ये हमने वेट पूरा निकाल लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक स्लाइस बाहर से उठाऊंगा, उस पिस्टन के ऊपर रखूंगा, तो थोड़ा दबेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, तो क्या करेगा, प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, फिर से वही पॉइंट पे आएगा, क्योंकि हमने इतने स्लो रेट से किया है। 1000 साल लिया था, अब आगे आने वाले आज 1000 साल में हम ये उल्टा करेंगे भी, एक एक स्लाइस ऐड करते जाएंगे, एक एक स्लाइस ऐड करते जाएंगे इनफाइनाइटली स्लो स्पीड से, वो एग्जैक्टली वही पाथ को ट्रेस करेगा, उन्हीं पॉइंट्स को ट्रेस करते करते वापस आएगा, और वही पॉइंट पॉइंट नंबर 1 को हिट करेगा फिर से। मतलब 1 to 2 प्रोसेस जो हुआ था वो रिवर्सिबल है, क्योंकि हमने 2 to 1 जो किया वो उसी पाथ से कर पाए, तो हम 1 to 2 को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल बोलेंगे। हमें एक्चुअली करना नहीं है, हम सिर्फ चेक करके देखेंगे कि अगर मैं 1 to 2 करता हूं और मैं 2 to 1 उसी पाथ से आ सकता हूं, तो उसको मैं रिवर्सिबल बोलूंगा। इसका नेक्स्ट मीनिंग क्या है कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि उसी पाथ से आप जाओगे, कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा, आप प्रैक्टिकली भी करने जाओगे, ये 1000 स्लाइस इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लाइसेस करोगे, तो वो रखते टाइम पे भी आपका कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा, रास्ता बदल जाएगा, थोड़ा बहुत वर्क एक्सचेंज में गड़बड़ हो जाएगा, तो सेम पाथ फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। सो द रिवर्सिबल प्रोसेस, क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस, दीज आर द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स, इमेजिनरी कंसेप्ट्स। इनको क्यों स्टडी करना है, क्योंकि इनसे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्रोसेस को। अगर हाइपोथेटिकल क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस का पाथ ये है, तो हम उसको नजदीक जाना कोशिश करेंगे, के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे, सो दैट कम से कम वर्क या कम से कम लॉस हमारा हो, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर मिले। इस पर्पज से हम इन प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। तो या तो क्लियर हो गया, नाम में ही उसका मीनिंग है, क्वाजी-स्टैटिक मतलब इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस इन विच each state is almost in equilibrium. Such a type of process is an imaginary concept which is hypothetical, which will be used as a reference. So next is point function and path function. Do not read this, पहले सुन लेते हैं। अब हमको प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करना है, चीजों को क्लासिफाई करना है पॉइंट फंक्शन में और पाथ फंक्शन में। क्या है पहले समझो, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में क्या हो रहा है, देखो उस एग्जांपल में हमने एक एक्सपांशन का एग्जांपल लिया है, प्रेशर शुरू में ज्यादा है और फाइनल प्रेशर क्या हो चुका था, कम हो चुका था, हमने वर्क आउटपुट लिया वहां से। अब ये ऐसा ही आपका आईसी इंजन में भी होता है, आपको पता होगा, हम आईसी इंजन में क्या करते हैं, शुरू में पिस्टन ऊपर होता है, इसमें हमारा एक फ्यूल आ चुका है, अब उसको हम बर्न करेंगे, जैसे बर्न करेंगे तो क्या होगा, वहां पे हाई प्रेशर गैसेस तैयार होंगे,
और वो हाई प्रेशर मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज्यादा है, P1 एंड V1, वॉल्यूम कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाई प्रेशर गैसेस। अब क्या करेंगे, स्टेट नंबर 1 से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक इसको पुश करेंगे और ये क्रैंकशाफ्ट इसको रोटेट करेगा तो वर्क मुझे मिलेगा। तो 1 से 2 अब हमको जाना है, वर्क मुझे मिलने वाला है, आउटपुट ऑफ दिस विल बी वर्क डन, सही सही। तो ये अब करने के लिए मैंने ये एक्चुअली किया और उसको ट्रैक किया और उसके हर स्टेट का पॉइंट का प्रॉपर्टीज ढूंढा पर ईच इंटरवल, और सारे प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे प्लॉट करते करते मुझे पता चला कि उसने इस पाथ को फॉलो किया है। और कहाँ तक पहुंचा वो, पॉइंट नंबर 2 तक पहुंचा, यहाँ तक P2 प्रेशर है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम सिलेंडर वॉल्यूम जितना भी रहेगा वो हाईएस्ट वॉल्यूम V2, लोएस्ट प्रेशर P2, यहाँ तक पहुंच गया। तो ये पाथ उसने फॉलो किया है इस इंजन में। ये कंपनी का इंजन जो था हमने जो इसमें रन किया, तो इसमें जो यहाँ पे लुब्रिकेंट था वो प्रॉपर यूज किया था, ऑयल प्रॉपर था, ऑयल रिंग्स प्रॉपर थी, पिस्टन सिलेंडर जो थे वो उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्मूथ था, अच्छा था, वेरी लेस फ्रिक्शन। जिस क्रैंक शाफ्ट पे ऊपर माउंट किया उसके बेरिंग्स अच्छी थी, अच्छे क्वालिटी का मटेरियल था, देर इज नो लॉस। बाद में फिन्स अच्छी लगाई थी तो हीट डिसिपेशन साइमल्टेनियसली चल रहा था, तो वो रेटिंग नहीं है। पिस्टन का टॉप का सरफेस जो है, पिस्टन टॉप वो प्रॉपर डिजाइन किया हुआ है, इंजन सिलेंडर प्रॉपर डिजाइन किया हुआ है, सब चंगा है। इस वजह से ये जो प्रोसेस हुआ, मुझे इसमें जो वर्क मिला है अच्छा मिला, एवरेज अच्छा है गाड़ी का, एक्सपेंशन वर्क मुझे मिला। अब मैंने सेम प्रोसेस किया है, मैंने एक सेम साइमल्टेनियसली साइड में एक दूसरा इंजन रखा था जो बहुत पुराने का व्हीकल का है, जिसका सिलेंडर वॉल्यूम सेम है, पिस्टन साइज सेम है, कैपेसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इंजन जो है पुराना है, सर्विसिंग नहीं किया हुआ है, ऑयल खत्म हो चुका है, पिस्टन जो है वो करोजन आ चुका है उसके ऊपर, सब गड़बड़ है उसमें। अब उसमें भी P1 V1 इनिशियल सेम है, दिया हुआ जो फ्यूल है वो सेम है, क्वांटिटी सेम है फ्यूल की, प्रेशर सेम है इनिशियल, वॉल्यूम सेम है इनिशियल। अब उस पिस्टन को हमने एक्सपांड करने की कोशिश की, अब क्या होगा, अब ये जब नीचे जाएगा तो इस फ्रिक्शन में उसका एनर्जी लॉस होगा, हीट डिसिपेशन प्रॉपर नहीं है तो ओवर हीटिंग हो जाएगा, पिस्टन एक्सपांड हो जाएगा, तो प्रॉपर नीचे जा पाए नहीं पाएगा। ऐसा कुछ करते, ऐसा गड़बड़ करते करते वो फाइनली इस पोजीशन तक पहुंच गया, P2 तक। अब इसने जो पाथ फॉलो किया और इसने जो पाथ फॉलो किया, इज इट सेम, ये दूसरे किसी पाथ से आएगा। और इसमें जो वर्क मुझे मिला है, एक्सपांशन वर्क इन केस ऑफ बी पिस्टन, दिस इज इन केस ऑफ ए पिस्टन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ये वर्क डन और ये वर्क डन, दोनों सिलेंडर का इफिशियंसी सेम रहेगा क्या, दोनों का आउटपुट सेम मिलेगा क्या, नहीं, इसमें मुझे ज्यादा वर्क मिलेगा, इसमें मुझे कम वर्क मिलेगा। मतलब क्या है भाई, वर्क डन इस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं है। दोनों प्रोसेस के लिए इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर इज सेम, दोनों स्टेट के लिए इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम इज सेम, दोनों स्टेट्स के लिए इनिशियल टेम्परेचर फाइनल स्टेट इज सेम। मतलब क्या, दोनों प्रोसेसेस में initial and final states are identical, still work done is different. So this work quantity is not is dependent on path, ये वर्क क्वांटिटी इस पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, आप उसको कैसे ले रहे हो। सो वर्क इज अ path function, it is not a point function, it is a path function. Work is what, it is a path function, so it depends on एंड स्टेट्स एंड पाथ, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट एंड पाथ, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर को देखो, प्रेशर को देखो, प्रेशर देखो भाई, P1 जो है आप इस इंजन से एक्सपांड करो या इस इंजन से एक्सपांड करो, P1 तो P1 ही है। इनिशियल स्टेट का जो प्रेशर है वो इंजन कैसे एक्सपांड करेगा बाद में, प्रोसेस कौन सी बाद में फॉलो होगी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। एक्सपांशन पूरा होने के बाद जो प्रेशर है यहाँ का और एक्सपांशन पूरा होने के बाद यहाँ का प्रेशर दोनों सेम है। यहाँ का वॉल्यूम एक्सपांशन कंप्लीट होने के बाद और यहाँ का वॉल्यूम एक्सपांशन कंप्लीट होने के बाद जगह तो उतनी है, वॉल्यूम सेम ही है। मतलब वॉल्यूम प्रेशर ये चीजें जो है वो कौन से पाथ से जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। दैट इज वाई वॉल्यूम प्रेशर दीज आर पॉइंट फंक्शंस, वो एंड स्टेट्स के ऊपर डिपेंड है functions, they are not path functions, they are point functions because they are dependent on end states. So the quantities which are dependent on end states of the process are called as point functions, and the quantities which does not depend on only end states, they also depend on path followed by the process, that is called as path function. तो अब प्रेशर जो है वो अकेली इनलेट प्रेशर, अगर इनिशियल प्रेशर जो है वो इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसलिए हम हमेशा वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर इनका जब डिफरेंशियल लेते हैं तो हम dt dv ऐसा लेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लेकिन
पाथ W जो है, वर्क है, हीट है, ये जो क्वांटिटीज है ये पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो पाथ फॉलोड अगर डिफरेंट है तो वो बदल जाती है। तो मतलब W जो है वो इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, पाथ इन सब के ऊपर डिपेंड है। तो इट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल। सो आगे से जब भी हम लिखेंगे लॉज को, तो डिफरेंशिएशन लिखते टाइम पे W को मैं कभी भी DW नहीं लिखूंगा, दिस इज रॉन्ग। Work cannot be dW, it is daba W. Daba means what? Partial differential. This is total differential. Complete derivative, exact derivative. This is inexact. This is inexact. So work, heat, these are inexact quantities, whereas pressure, temperature, volume, internal energy. Internal energy is also a property of the system, and that is why it is a point function. मतलब क्या? मैंने यहाँ की इंटरनल एनर्जी अभी जो है वो बाद में कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करूंगा इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं है, यस और नो। और एट द एंड इनका टेम्परेचर अगर सेम है, इसका T2 और इसका T2 अगर सेम है, तो दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम ही होने वाला है। प्रोसेस कैसी भी हो, इंटरनल एनर्जी क्या है, एंड स्टेट्स के ऊपर डिपेंड है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसलिए टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट इज वाई टेम्परेचर इज द पॉइंट फंक्शन, दैट इज वाई इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो पॉइंट फंक्शन। सो दिस इज व्हाट यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज पाथ फंक्शन एंड व्हाट इज पॉइंट फंक्शन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हीट एंड वर्क, दीज आर द पाथ फंक्शंस, अदर ऑल अदर आर most of them are point functions. All the thermodynamic properties, very important, all the thermodynamic properties are point function. In fact किसी भी चीज को वो प्रॉपर्टी है कि नहीं, इसको अगर चेक करना है तो वो पॉइंट फंक्शन है कि नहीं वो चेक करो। अगर वो पॉइंट फंक्शन है तो वो प्रॉपर्टी है, अगर वो पॉइंट फंक्शन नहीं है तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। एंड नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी ये जो अब तक का डिस्कशन ये हमने इसलिए समझा है क्योंकि हमको इस लॉ को समझना है, एंड स्पेसिफिकली हमने थर्मल इक्विलिब्रियम जो समझा था वो इस लॉ को समझाने के लिए मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट योर हाईएस्ट अटेंशन। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम थ्योरी एग्जाम में लिखने के लिए देखते हैं 4 मार्क्स के लिए, तो इससे आसान लॉ कोई पूरे सब्जेक्ट में नहीं है। लेकिन अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको इसका रिलेवेंस क्या है टेम्परेचर से वो समझना होगा, तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी नहीं मिलेगा। सो ध्यान से सुनिए। हमें हमें करना क्या है, हमें थर्मोडायनेमिक्स का लॉ यूज करना है टेम्परेचर मेजरमेंट का सिस्टम डिजाइन करने के लिए। अब टेम्परेचर मेजरमेंट का सिस्टम डिजाइन करना है मतलब क्या, किसी भी चीज का मुझे टेम्परेचर मेजर करना है, तो वो जो डिवाइस डिजाइन करूंगा मैं, वो डिवाइस कैसे डिजाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल इस वाटर में, इस कंटेनर में एक वाटर है और एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर मैंने इसमें डुबाया, और ये वाटर समझो 80 डिग्री पे है, तो ये मर्क्यूरी एक्सपांड होगा और ये मर्क्यूरी इस ट्यूब में ऊपर चढ़ेगा। एग्री, लेवल उसका क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा, वो एक्सपांड होगा तो ऊपर चढ़ेगा। अब अगर समझो इस मर्क्यूरी ट्यूब के ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं है, प्लेन मर्क्यूरी ट्यूब है, ये सिर्फ ऊपर चढ़ रहा है, तो आप गेस कर पाएंगे कितना टेम्परेचर अंदर, नहीं कर पाएंगे। तो उसके ऊपर मुझे मार्किंग लाना पड़ेगा। तो ये मार्किंग लाने का काम एक्चुअली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको मदद करता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। पहले लॉ समझते हैं। क्या लॉ बोलता है कि भाई आपके पास अगर 3 सिस्टम्स है, 3 चीजें है, 3 सिस्टम्स, 3 चीजें बोल लो। समझो सिस्टम ए है, सिस्टम बी है और सिस्टम सी है। वेरी वेल नोन, एवरीवन नोज दिस। क्या है भाई, अगर ए और बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए इज सेम एज टेम्परेचर ऑफ बी। मैंने ये आज चेक किया, आई चेक इट टुडे। 2 दिन बाद दूसरे जगह पे गया मैं, वहां पे जो ये टीए का टेम्परेचर था, समझो ये टीए का टेम्परेचर 25 था शुरू में, तो मैंने चेक किया कि इसका भी 25 मिला मुझे, टीबी का टेम्परेचर कितना मिला, 25 मिला। ये कब चेक किया मैंने, आज चेक किया। कहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया। अब मैं ये सेम चीज लेके गया दूसरी जगह पे, वहां पे बॉडी सी अवेलेबल थी, और दूसरे दिन गया दूसरी जगह पे गया, और मैंने चेक किया कि बॉडी तब ए का टेम्परेचर भी 25 है और सी का टेम्परेचर भी क्या है, 25 है। तो मतलब क्या है, ऑन डे 1 टी ए एंड बी बोथ बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ऑन डे 1 both bodies are in thermal equilibrium with each other. On day 2 or 3, on the next location, another location, their temperatures were identified as same. And that is why we can say that the body A and body C are also in thermal equilibrium with each other. Agree? तो ये मैंने चेक किया पहले दिन, ये मैंने चेक किया दूसरे दिन, दोनों एक जगह पे भी नहीं है, एक समय पे भी अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम बोल सकते हैं कि बॉडी बी एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। बॉडी बी एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, दो दे आर नॉट एट द सेम लोकेशन, दो दे आर नॉट अवेलेबल एट द सेम टाइम, सेपरेटली। इसलिए वर्ड आपका लॉ अगर पढ़ेंगे आप फॉर्मल स्टेटमेंट उसमें, तो वर्ड है सेपरेटली। इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी एंड body A is in thermal equilibrium with body C separately, then body B and body C are in thermal equilibrium with each other. थर्मोडायनेमिक बोलो या थर्मल इक्विलिब्रियम, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक है, सारे इक्विलिब्रियम होने चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर नहीं। इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ
बी सी, बॉडी बी एंड बॉडी सी आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ये बोलता है जीरोथ लॉ। यहाँ तक तो समझना बहुत आसान है, समझ चुके होंगे आप लोग। अब इसका यूज टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। हम बेसिकली करते क्या है, बॉडी ए जो होता है हमारा थर्मोमीटर होता है, कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जो होता है वो हमारा बॉडी ए बी सी, ये माइंड में जगह फिक्स है आपके, वो मैं रिप्लेस करूंगा। ठीक से सुनो, अब देखो ये मेरा थर्मोमीटर है, ये मेरा बॉडी ए मतलब कौन है आपका थर्मोमीटर, और ये कांच का थर्मोमीटर है जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है और जिसकी एक लेवल तक आया हुआ है, ऊपर की लेवल खाली है और इसकी मार्किंग कुछ नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ये कौन है अभी, बॉडी ए है, बॉडी ए। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक ऐसे बॉडी के साथ उसके नजदीक लेके जाऊंगा जिसका कुछ टेम्परेचर मेरे को पता है। जैसे मेरे को पता है कि भाई आइस वाटर मिक्सचर जो होता है, आइस और वाटर का मिक्सचर, ये वाटर है और उसमें आइस सॉलिड, इनके मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री रहता है, 1 डिग्री ऊपर नहीं कम नहीं, क्योंकि ये टू फेज मिक्सचर है तो सैचुरेशन टेम्परेचर पे रहेगा। एंड सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ दिस आइस वाटर मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस, ये मुझे पता है, मुझे मेजर करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस थर्मोमीटर को यहाँ पे डुबाऊंगा, क्या करूंगा, इस थर्मोमीटर को यहाँ पे डुबाऊंगा, कॉपी कर सकते हैं इसको फिर डायरेक्टली, और इसको यहाँ पे मैंने डुबा दिया। मुझे बताओ अब क्या होगा, टेल मी व्हाट विल हैपन नाउ। एज दिस वाज एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये आइस में जाने की वजह से ये जो मर्क्यूरी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेवल क्या आएगा, नीचे आएगा। इसको मैंने अगर 10-15 मिनट ऐसे ही रखा तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा और दोनों कहाँ आएंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएंगे। बॉडी ए इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, ये वाला जो है ये या समझो कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ तक आ गया था, तो इसको मार्क करूंगा, इस लेवल को मार्क करूंगा और इसको ना इस लेवल के ऊपर प्रिंट करूंगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मुझे पता है अभी ये लेवल मर्क्यूरी की जब आती है तब वो 0 डिग्री में डूबा था, पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ थोड़ी देर ले, यहाँ पे जो टैंक है वो बदल देता हूँ। इस टैंक में क्या करता हूँ मैं, बॉइलिंग वाटर रखता हूँ नीचे से, इसको हीट करता हूँ, पूरा पानी कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, बाद में हीट करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और 100 डिग्री सेल्सियस का जब यहाँ से वाटर वेपर्स ऊपर आएंगे तो बॉइलिंग वाटर रहेगा वो। और हमको पता है कि 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ऊपर से है तब वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉइल होता है। अब यहाँ पे जो वेपर्स फॉर्म होंगी, भैया लास्ट ड्रॉप ऑफ द वाटर टिल दैट पॉइंट वो 100 ही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर कितना है, 1 बार है, और 1 बार को बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस ए बॉडी को इस बॉडी बी में डुबाएंगे, तो क्या होगा, मर्क्यूरी गर्म होगा, थोड़ा दोनों को थोड़ी देर रखेंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा, दोनों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और उस केस में ये मर्क्यूरी एक्सपांड होकर ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि वो अब हीट हो चुका है तो ऊपर चढ़ के उसकी लेवल यहाँ तक आ गई, तो इस ट्यूब में अब उसकी लेवल कहाँ आ गई, यहाँ तक। अब ये आने के बाद ये अब उसके ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर 100 ही है, तो इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे 100 डिग्री से। ये पहला प्रोसेस मैंने कर लिया। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 0 to 100। अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच में लेंथ मेजर करूंगा इसकी स्केल से, उसके 100 डिविजन कर दूंगा, 100 इक्वल डिविजन कर दूंगा और उनके ऊपर मार्किंग कर दूंगा। 100 इक्वल डिविजन को क्या करूंगा, इसके ऊपर मार्किंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दैट। 100 इक्वल डिविजन को मार्क करूंगा, बीच वाली 50 वाली रहेगी, उसके बीच वाला 75 हो, इधर 25 हो, और हर 10 के बाद 10 डिग्री बढ़ता जाएगा, ऐसे मार्किंग्स में इसके ऊपर लगा दूंगा। तो सेंटर वाला पॉइंट कहाँ आ गया, 50 डिग्री पे आ गया। अब मेरा बॉडी ए और बॉडी बी का काम खत्म हो चुका है, ये बॉडी बी था, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और ये प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। मैंने इसी टॉपिक में कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल्स भी कवर किया है। ये प्रोसेस हो गया कैलिब्रेशन। अब ये मैंने जब ये थर्मोमीटर बनाया तब मैंने ये किया, अब मैंने इसको बना दिया, मार्किंग कर दिया, बॉक्स में पैक किया और भेज दिया। अब मैं मेडिकल शॉप्स के ऊपर ये अवेलेबल है, बॉडी ए के ऊपर मार्किंग किया हुआ रेडीमेड अवेलेबल है। अब मैं उसको लाऊंगा और डॉक्टर उसको यूज करेंगे उनके पेशेंट को चेक करने के लिए। तो उनके पेशेंट की बॉडी जो है वो बॉडी सी है, पेशेंट्स बॉडी इज बॉडी सी। अब क्या करेंगे, इस थर्मोमीटर को ये बंदे के हाथ में दे देंगे या मुंह में रखने के लिए बोलती है, कभी उसके बॉडी के कांटेक्ट में रखने के लिए थोड़ी देर के लिए रखते हैं, आपने देखा होगा प्रोसेस। तो क्या होता है, ये थर्मोकपल जब यहाँ पे आता है तो इसका समझो अगर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, वो फ़ारेनहाइट में स्केलिंग होता है इसका, मैं ये डिग्री सेल्सियस में बता रहा हूँ, आपका स्केलिंग फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 38 है। तो ये जब मैं इसको रखूंगा तो क्या होगा, इसमें से हीट इस मर्क्यूरी को जाएगा और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होगा। ये मैंने 15-20 मिनट रखा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा और जो टेम्परेचर को बॉडी है उस टेम्परेचर पे मर्क्यूरी आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसका भी टेम्परेचर 38 हो गया, तो मर्क्यूरी जब
रेज करेगा तो वो बराबर 38 डिग्री तक की रेज करेगा। हाँ, ये जो है ये मेजरमेंट प्रोसेस है। अब क्या हो रहा है, बॉडी ए एंड बॉडी सी आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर सेपरेटली एट डिफरेंट टाइम। सो वी कैन से दैट दिस 38 डिग्री सेल्सियस मर्क्यूरी और ये 38 डिग्री सेल्सियस का स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। उस एजम्पशन के बेसिस पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। सही है। या तो ऐसा एज्यूम करो, 38 को मत करो, ऐसा करो, ये थर्मोमीटर मैंने यूज किया एक 0 डिग्री वाटर आइस सोल्यूशन को का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ऐसा समझाने के लिए समझाता हूँ। बॉडी सी जो है, अब वो आइस वाटर सोल्यूशन है, इस मिक्सचर है, इसमें आपने इसको डाल दिया तो क्या दिखाएगा ये मार्किंग, 0 डिग्री दिखाएगा मर्क्यूरी। मतलब अब ये वाला 0 डिग्री और ये हमारा इधर वाला 0 डिग्री एक दूसरे के बीच में क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। and this is the basis for temperature measurement because this helps to calibrate the devices. With the help of this law, on the assumption of this law, all the devices, thermocouples or thermotemperature indicators are calibrated and their use is assumed as a correct way of measuring the temperature. And that is why there is a line in this law, आपने अगर पढ़ा होगा, this zeroth law of thermodynamics is the basis of for temperature measurement. अगर zeroth law of thermodynamics नहीं है तो ये बेसिस अवेलेबल नहीं है। सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी, ये नोट्स में भी अवेलेबल है, यू कैन रिफर इट हियर इटसेल्फ, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड दिस केयरफुली। जो सब कुछ मैंने समझाया वही यहाँ पे लिख के दिया है। I hope that is clear to you, and that is why we say that zeroth law of thermodynamics is the basis for temperature measurement. This is not available anywhere. Here explanation diagram भी आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। See you in the next lecture. Take care. Good day. Bye bye.